सो है गाइस, वेलकम बैक योर चैनल विश्वित क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज की खास और जानदार वीडियो में क्या होने वाली है तो मैं बता दूं कि आज हम लोग संपूर्ण क्रांति की क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखे रहें, बहुत ही मजा आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है वो मैं बताऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्या खास क्वेश्चन है देखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है ना। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण उनका क्या विचार था, ठीक है ना। और आंदोलन के नेतृत्व के किस शर्त पर वह स्वीकार करते हैं। तो बात समझ रहे हैं ना, आंदोलन की बात हो रही है। कौन सी आंदोलन तो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं बात करता हूं दोस्तों कि आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी नारायण का विचार क्या होता है। तो विचार को भी इनके हम जानेंगे, कैसे विचार प्रकट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बात क्या है इसमें खास, जो हम लोग देखते हैं कि इनके विचार क्या है। तो बात ये कहते क्या है कि सबकी सलाह ली जाए, सलाह सबकी ली जाए, ठीक है ना। सबकी बात सुन ली जाएगी, ठीक है ना। छात्र की बात मैं कहूँ तो विशेष तौर पे अत्यधिक तौर पर सुनी जाएगी। जितना भी समय होगा सबके साथ बिताया जाएगा, बहस की जाएगी, इसमें अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया जाएगा। ये सारी बातें वहाँ पे होती है। और जेपी जी कुछ और भी बातें कहना चाहते हैं, जिसमें कहना क्या चाहते हैं कि जन संघर्ष, लोगों की जो समिति संघर्षों की बात सुनी भी जाएगी। जो भी समिति सदस्य हैं उनकी भी बातें सुनी जाएगी, ठीक है ना। और तो और सब पे फैसला तो मेरा ही होगा ना। तो बोलते हैं कि सबकी बात मैं सुनूंगा, लेकिन फैसला तो मेरा ही होना चाहिए। सबको इस फैसला को मानना भी पड़ेगा। नारायण जी कहते हैं कि जो मैं फैसला करूंगा ना दोस्तों, उसको सबको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि जयप्रकाश नारायण ने सिर्फ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा। उसने मीन्स नारायण जी ने कहा था कि यह सबके क्या कहते हैं उसको सलाह से किया जाएगा, ठीक है ना। जहाँ की बहस भी होगी, लेकिन विशेष बात यह होगी कि अंतिम फैसला मेरा ही होगा, ठीक है ना। यदि यह नहीं हो सकता तो पता नहीं वो किधर भी खड़ जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें वो अपने इस प्रश्न के आंसर आप इस तरह से डिटो लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज की क्या खास क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, एक बात आप काम कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए और आराम से लिखिए और एग्जाम के लिए विशेष तैयारी कीजिए, ठीक ना। तो मैं बात करूं मेरे प्यारे बंधुओं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बापू और नेहरू किस विषय यानी किस नेहरू की किस विशेषता पर उल्लेख किया और जेपी ने अपना भाषण में क्या किया है, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पर नेहरू और बापू की बात चल रही है और इसमें क्या विशेष उल्लेख है। और इसमें एक और बात मैं बता दूं कि इस भाषण में नारायण जी नेहरू को किस प्रकार से संबोधित करते हैं, बापू को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन की बात क्या है। तो उत्तर हम लोग देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं। जयप्रकाश नारायण स्पष्ट कहते हैं जो काम गलत होंगे उसकी नीयत भी क्या होगी, गलत होगी। सही बात है, जिसकी नीयत गलत होगी उसकी काम भी गलत होंगे। दोनों कथन ये समझिएगा मेरे बात को। जो काम गलत होंगे उसकी नीयत भी गलत होगी, और जिसकी नीयत गलत होगी वो काम भी गलत होगा, ठीक है ना। समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो बात करते हैं। और ये कहता है कहते हैं कि मैं उसका विरोध करूंगा। नारायण जी कहते हैं कि मैं उसका बिल्कुल विरोध करूंगा। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे और वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाया भी है। ऐसा कहना हमारे नारायण जी का है। और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू को बड़े भाई मानते थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नारायण जी जो है क्या कहते हैं, बापू नेहरू जी को क्या मानते हैं, तो बड़े भैया कहते थे, ठीक है। तो भाई कह के संबोधित करते थे, बड़ा स्नेह से उन पर था। जयप्रकाश नारायण जी की जब मैं बात करूं तो वह काफ़ी उनको मानते थे, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण भी बड़े आदर करते थे उनका, ठीक है ना। और इस तरह से बातें, उनका रिलेशन, जो भी विशेषताएं आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, उन्होंने जयप्रकाश नारायण की आलोचनाओं का कभी बुरा नहीं माना। आलोचना समझता ना, क्रिटिसाइज जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन खास क्या है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी की प्रमुख सुझाव क्या है। अर्थात जो भी चुनाव होता है, आप जैसे भी देख रहे हो ना, चुनाव हर जगह होता है। मैं बता दूं, चुनाव के समय में दोस्तों अधिक से अधिक पैसा खर्च होते हैं, और कहाँ से खर्च होते हैं पता ही नहीं चलता। और जितना हो सके खर्च होते हैं
लेकिन मेरे दोस्त, अगर चुनाव अगर ज़्यादा खर्च होंगे तो करप्शन ज़्यादा बढ़ेगा, आप जानते हो। अगर चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं, तो समझिए कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पब्लिक से को ही देना पड़ेगा। वो महंगाई के तौर पे दें या कहीं पे घूसखोरी जिसे हम लोग बोलते हैं उस तौर पे दें, पब्लिक को भरना पड़ता है। तो बात मेरा सुझाव नहीं है, सुझाव किस नारायण जी का है। वह ऐसा मानते भी हैं और हकीकत भी कुछ ऐसा ही आप शायद समझ सकते हैं लोग। उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? ये जो जेपी जी अपना सुझाव देते हैं, इन सुझाव से आप कितना सहमत हैं, इस बारे में ये बात, ये क्वेश्चन जो है संबंधित है। तो मैं बात करूं प्यारे बंधुओं, चलते हैं आंसर की तरफ, उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तर और देखते हैं इसमें। जयप्रकाश नारायण जी मानते हैं कि मतदाता, मतदाता मतलब समझते ना आप, हो गए वोट देने वाले, को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त होता है कि वह चुनाव में मतदान कर पाए, पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और ना ही स्वतंत्र होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं उस समय की बात हो रही है कि मतदान जो होती है अपनी स्वतंत्रता से नहीं होती है, किसी के दबाव में होती है, और ना ही उम्मीदवारी का चयन मतदाताओं के हाथ में रहता है। अर्थात कहना चाहते हैं कि जो जो उम्मीदवार होते हैं ये मतदाताओं के हाथ में भी नहीं होता है, और अपने चुनाव के बाद प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश भी नहीं रहता है। ऐसी ऐसी बातें ये कहते हैं और जो सही भी आप समझ सकते हैं। तो बात मैं करता हूं, तो आप लोग चलिए इसमें और आंसर हैं, ठीक है ना, बने रहें दोस्तों। इस चैनल में आपको तहे दिल से स्वागत है, और मैं बता दूं कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार से बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हो आपको बिल्कुल टाइम पे मिलते रहे, ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए यार, वीडियो वॉच करते हो, मज़े लेते हो, एंजॉय करो, फिर भी एक लाइक तो करना ही बनता है। ये चलिए बात करते हैं, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन जो उसमें का रह गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी इसमें परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं यार, जैसा घिसा पीटा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। जो भी मतदाताओं की बात मैं कर रहा हूँ, वोटर्स की मैंने बात किया कि वोटर्स के हाथ में कुछ नहीं, बस हो जाते हैं किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में अपना वोट करते हैं। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, उनका विचार था नारायण जी का, ठीक है ना। और कहते हैं चुनाव, साथ ही चुनाव जो होता है, जो रुपया खर्च होता है, जाति का बहुबला का प्रयोग होता है। बहुबल समझते हैं ना, बहुबल का मतलब जात के आधार पे, ये इस जात के हैं तो इस जात का बहुत सारा वोट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जाति के आधार पे भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और जो लोग, जो भी नेतागण जो हैं मिथ्या भाषण देते हैं, इस मिथ्या भाषण पर भी अंकुश लगाना चाहिए। जो वादे तो करते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन करते नहीं है, इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए। तो कई बातें नारायण जी के सामने प्रस्तुत होती हैं, और आप तो समझदार हैं, समझ ही सकते हैं। तो बात मैं करूं तो इसमें और क्या चीज़ है तो आप समझ चुके हैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जहाँ तक बहुत ही बेहतर तरीके से। तो दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, ठीक है ना। तो बात करते हैं इनके क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हैं कि दिनकर जी, ठीक है ना, रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, और जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी थे। रात को उनको दिल का दौरा पड़ता है और 3 मिनट में उनका अस्पताल उनको पहुंचाया जाता है। और गोयनका जी ने कि होम मन, एक ये क्या कहते हैं, वो हॉस्पिटल टाइप का होता है, वहाँ भर्ती कराया जाता है, हाँ। और सारा इंतज़ाम वहाँ पर किया जाता है, सभी डॉक्टर साहब लोग को और औजार के साथ सब तैयार थे, ठीक है ना, उनके जो भी ट्रीटमेंट के लिए। और लेकिन दिनकर जी का हार्ट अटैक यानी फिर से जिंदा नहीं हो पाया। अर्थात कहने का मतलब उनका हार्ट जो है फिर से जिंदा नहीं हो पाया, और हार्ट की वजह से आप समझते हैं हार्ट अटैक में हार्ट प्रॉब्लम होती है, और इस तरह से उनका निधन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो बात आप समझ रहे हैं। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ, तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिटी पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? कम्युनिस्ट का समझते हैं ना, तो चलिए बात करते हैं कि क्या बात है, क्या ही नहीं किए। तो बात मैं बता दूं, जयप्रकाश नारायण जो भी हैं हमारे राइटर हैं, लेखक हैं, और ये चैप्टर पढ़ रहे हो संपूर्ण क्रांति है, जो एक तरह का भाषण है, ठीक है ना, भाषण है जो पटना में इन्होंने दिया था। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को मज़े नहीं आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसके पहले 2-3 वीडियो बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप जाओ पहले उन वीडियो को देखो मज़े से, उसके बाद इसको भी देख सकते हो, या इसे भी देख लो पहले, बाद में उन लोगों को दोनों वीडियो को देख लेना, क्योंकि उन्हीं पे बेसिस ये आंसर है, ठीक है ना। तो बात मैं करूं कि नारायण जी जो थे
ने लौटने पर यानी सोचा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को गैर हाजिरी को वहाँ आज़ादी की लड़ाई से उन्हें अलग नहीं रखना चाहिए। हालांकि उनके कहने का मतलब है कि लड़ाई का नेतृत्व जो है बुजुर्गों क्लास के हाथों में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में रहता है। यानी कहने का मतलब बुर्जुआ आप लोग पढ़े होंगे लोग, ठीक ना। और यहाँ तक कि जो भी लड़ाई होती है पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। पूंजीपति आप समझते हैं ना, पैसे वाले व्यक्ति को। और उनका कहना था कहता कम्युनिस्ट जो हैं इससे अलग नहीं रहना चाहिए। और जेपी नारायण स्वतंत्र के दीवाने थे और आज़ादी चाहते थे। और उसी समय की मैं बात करूँ तो आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता का संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया था। कहने का मतलब उस टाइम ने कुछ टाइम तक उन्होंने कांग्रेस का भी साथ देना शुरू किया था, ठीक है ना। लेकिन कुछ बातें और बिगड़ गई थी, बातें बिगड़ गई थी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास पर परिचय दें। बहुत ही बेहतर अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी वाले क्वेश्चन है और इसमें आपको प्रभावित भी कर सकता है। तो इसमें कह रहा है इसमें से जो अवधि है आपको कौन सी बातें उनको ज़्यादा प्रभावित करती है आपको, ठीक है ना। तो बात करते हैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताते चलता हूँ कि 1911 जनवरी के मास में पटना कॉलेज में आईएएस के छात्र थे और अन्य छात्र भी थे वहाँ पे, ठीक ना। सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान यानी जो उन्होंने शुरू किया था असहयोग आंदोलन, उसमें माने काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी किए थे लोग, ठीक है ना। 150 वर्ष पढ़ाई ठप रही और वे साइंस के भी छात्र थे, अतः उन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया था। वहाँ प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उन्हें कुछ सिखाया जाए, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है मैं अब बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसमें बहुत सारी बातें उनके साथ घटना घटी हुई थी, ठीक है ना। नारायण जी की बात मैं करूँ तो नारायण जी के बाद एक और मैं आपसे बता दूं तो देखिए क्या होती है। तो नारायण जी जो है हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयारी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी, ठीक है ना। फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में एग्जाम में पूछता है कहाँ से, बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा में उन्होंने पास किए, ठीक है ना। उसके अलावा मैं बात करूँ अमेरिकी प्रवास, पिताजी के मात्र रेन्यू असिस्टेंट थे और उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वह जेपीजी अमेरिका में उनको भेजा जा सके। अर्थात कहने का मतलब है इनके पापा उतने बड़े अमीर थे नहीं कि इन्हें अमेरिका भेजकर उनकी पढ़ाई लिखाई को पूरा किया जाए, ठीक है ना। फिर भी ये अमेरिका में गए, मजदूरी करके नारायण ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, ठीक है ना। और अतः हुआ अमेरिका तो इन मजबूरियों से सब कुछ देखे। और इसके अलावा उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है। मैं आपको बता दूं उन्हें ऐसा भी कहा जाता है, उन्हें अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, अमेरिका का दलाल भी उन्हें कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, हंसने की बात तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में। और वहाँ उन्होंने बागान में भी काम किया था, ठीक ना। अपनी पढ़ाई की खर्च के लिए, जीने की खर्च के लिए उन्होंने बागान में भी काम किया था। और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे छुट्टियों में काम करके वह इतना कमा लेते थे कि बड़े मज़े से खा पी कर कुछ बचा कर कपड़े और जो भी चीज़ें हैं कुछ फीस उस के लिए अपना काम कर लिया करते थे छुट्टियों के दिन में, ठीक है ना। बाकी दिन 1 घंटा वह जो रेस्टोरेंट होता है, ठीक ना, होटल में बर्तन धोने या वेटर का काम कर लिया करते थे। देख लीजिए कितना वो मेहनत करते थे। अमेरिका के जो भी रेस्टोरेंट था, होटल थे, वहाँ पे बर्तन धोने का, वेटर का ही काम किया करते थे, ठीक है ना। जब ये बीए पास किए तो स्कॉलरशिप मिलने लगी और 3 माह के बाद वह डिपार्टमेंट के असिस्टेंट हो गए और ट्यूटोरियल की क्लास लेने भी लगे और जीवन में थोड़ा सा आराम काटने लगे। अर्थात करने का मतलब इस प्रकार इनके जीवन जो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार आगे बढ़ी, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। ये आपको प्रसंग स्पष्ट करना है और यानी व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो है दिख रहा है, इसका आपको आंसर बताने का प्रयास करना है कि क्या बातें हैं इसमें, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो ये लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं और उनको गिरफ्तारियां करते हैं और लाठियां चार्ज करते हैं, गोलियां चलाते हैं। इस प्रसंग को आपको एक्सप्रेस करना है, इन पंक्तियों को एक्सप्रेस करना है कि वाकई कर ये, जिससे आप लोग लाइन एक्सप्रेशन समझते हैं ना, लाइन एक्सप्रेशन, उसी प्रकार ये भी है। व्याख्या करना है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, इसका राइटर कौन है, इन पंक्तियों का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो
तो इस सारी बातों को आपको समझना है, ठीक है। तो बात करते हैं मित्रों, चलिए इसका आंसर देखते हैं कि आखिरकार इसका आंसर आप दीजिए कैसे, ठीक ना। तो इसके भी एक तरीका होता है आंसर देने का, वो भी सही तरीके के साथ आप आंसर दीजिएगा, सीखिएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के भाषण से ली गई है, या उन्होंने जो 1974 में पटना में जो भाषण दिया था इसका पात्र है, आई मीन्स उसी का अंश है। और पटना के गांधी मैदान में उन्होंने जो भाषण दिया था वहीं से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थोड़ा सा आप लोग रीड कीजिए इसको, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए। और जो भी बातें आप लोग, कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई इतिहास थोड़ी सी है, आप समझ सकते हैं और समझ के लिख लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो बात करते हैं, इसके कुछ और भी हिस्से हैं। यही वास्तव में डेमोक्रेसी का दुश्मन है। डेमोक्रेसी में सभा करने वाले अधिकार जनता को प्राप्त हैं, जो भी अधिकार हैं जनता को प्राप्त हैं। और इसके अलावा जो व्यक्ति शांतिमय कार्य में बाधा डालते हैं वो पाठ्यक्रम इन कार्यक्रम में आने वाले को बंदी बनाते हैं, ठीक ना, उन पर लाठियाँ बरसाते हैं। क्या अपराध है उनका, उनका मात्र यही यही है कि वे सभा में जाते ही रहते हैं, अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु यही है। ऐसा उनका उनका नहीं, अन्य लोगों का मानना है, ठीक है ना दोस्तों। प्रजातंत्र आप समझते हैं ना, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर है, आप जानते हैं अच्छी खासी से, ठीक है ना। अभी आप प्रजातंत्र समझते हैं ना, तो अब चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। उसी 7 नंबर क्वेश्चन का ये दूसरा प्रसंग है, ठीक है ना। और इस प्रसंग में क्या बातें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार रीड आउट कीजिए, फॉलो कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर इसका स्पष्ट लिख पाइएगा। आंसर लिखने का तरीका सीखिए, लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है उसका तरीका सीखिए, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने 1974 को पटना गांधी मैदान में जो दिए थे वहीं से लिया गया है। और जयप्रकाश नारायण जी अपने पटना के भाषण में यही कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत तरीके से, माने स्वार्थगत तरीके हैं, बहुत ही माने जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। वो इस सारे में बहुत सारी बातें बताना चाहते थे। आप इसे रीड आउट कीजिए, लिखिए, ठीक ना। एग्जाम में 4 नंबर का लाइन एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक ना, और आता भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो दोस्तों लाइक शेयर, देखिए आप लोग, इसी वजह से मैं क्लास 2-4 दिन अभी नहीं लिया आप लोगों के लिए। लाइक शेयर तो आप लोग करते नहीं यार, इतना तो करो, चलो ठीक है, आप लोग की मर्जी है, शेयर सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ भी है वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार आप समझते हैं ना, करप्शन की जड़ क्या है, करप्शन की जड़ क्या है। क्या आप जेपी नारायण से सहमत हैं, इनके गुणगान है तो क्या सुझाव देंगे आप। करप्शन तो आप लोग जानते हैं कि हर जगह करप्शन ही करप्शन है, ठीक है ना, भ्रष्टाचार ही। तो पूछते हैं कि क्या उसका जड़ है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, इसका आंसर को समझते हैं। तो बात यह है, इसका मूल माने कहने का मतलब है, इनका कथन था जेपी नारायण का कि जितनी भी सरकारी नीतियां हैं करप्शन के उत्तरदायी हैं, ठीक ना। इन्हीं के कारण ही भूखमरी है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, और यहाँ के भ्रष्टाचार पनपता रहता है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता। सही बात है, आप लोग समझते हैं कि हर ऑफिस में उनके कथन है, दफ्तर में, बैंक वगैरह वगैरह जो भी स्थान है, यहाँ पे किसी न किसी रूप से रिश्वत चलता रहता है। इसके अलावा न्याय अन्याय की बातें होती है, और शिक्षण संस्थाओं को तक भ्रष्ट हो गई है, फिर भी क्या बचा है। इनके कथन बहुत सारी बातें हैं। एजुकेशन सिस्टम को भी उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है। और युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। उनका मानना है कि जो हमारा युवा वर्ग है, ठीक है ना, वह अंधकार में भटक रहा है। किनका मानना है जी दोस्तों, तो हमारे जेपी नारायण का मानना है, ठीक ना। और ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भ्रष्टाचार का प्रसार ना हो, यानी हर जगह, इनका कथन है कि हर जगह भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं रूप में देखने को मिल ही जाता है, ठीक है ना दोस्तों। बात तो आप लोग समझ रहे हैं। फिर भी उनकी जड़ें जो है कहाँ खोजी जाए, कहाँ तक नहीं, माने कहाँ तक नहीं, उनकी जड़ें गांव में, सड़क पर, रेल मीटर की खेत खलिहानों में, अस्पताल और पुलिस विभाग में। ये सब बोलते हैं कि कहाँ कहाँ इसको खोजा जाए, किस प्रकार जाल बिछाया जाए। तो कई सारी बातें इन्होंने स्पष्ट किया है, बाकी तो समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार से संबंध है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद, आप लोग पढ़े होंगे लो 10वीं के इतिहास में, साम्यवाद, समाजवाद वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो याद होगा। तो दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। और मैं बात करता हूँ उनकी मान्यता क्या है, उनका मानना क्या है। उसकी मान्यता यह है कि ग्राम सभा के आधार पर
दल विहीन प्रतिनिधियों को स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद के आप लोग सुने होंगे मार्क्सवाद के बारे में, ठीक है ना, भी दल विहीन लोकतंत्र की हिमायती हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारी बातें इसमें बताने का प्रयास किया गया। आप ऐसा कीजिए, इसको लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल, ठीक है ना। इस चैनल पर देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डेली इंजॉय कीजिए दोस्तों। चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का हिंदी का, उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों का शुरू होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 के लिए आपको 4th के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपका 4th चलेगा चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।